मेरे मैसेज नहीं है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अशोक पाल आपके साथ आज दूसरी क्लास में उपस्थित हूं, आपके अपने चैनल संधान एडुकॉम में। ठीक, तो बच्चों आज जो है हिंदी की सेकंड क्लास है। लास्ट मैंने फर्स्ट क्लास ली है। जिन दोस्तों ने क्लास नहीं देखी वो जाकर के संधान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसमें देख सकते हैं और आपको कंटेंट मिल जाएगा पहली क्लास का। आज मेरी सेकंड क्लास है। कल मैंने कुछ बेसिक बताया था। मैं आपको बता दूं, ये जो बैच हम लोगों का चल रहा है, इस बैच में आपको यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस का सारा कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी में, और हिंदी के साथ साथ मैथ, रीजनिंग, जीएस और करंट की सारी क्लास आपको इस चैनल में प्रोवाइड होंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका अदर भी जो एग्जाम आते हैं उसमें भी आपको इसमें लाभ मिलेगा। मैं आज सेकंड क्लास में जा रहा हूं हिंदी की, और आप लोग ध्यान से, मैंने कल भी कहा था, फर्स्ट क्लास में मैंने कहा था कि हम लोग जो भी पढ़ाएं आप लोग केवल देखने में मत विश्वास करें, थोड़ा सा उसको लिखा करें। लिखने से क्या होगा कि हमारे वो कंटेंट जो हम आज बताएंगे वो जो है आप लिख लेंगे तो आज पढ़ सकते हैं और कल पढ़ सकते हैं, जब भूलेंगे तब पढ़ सकते हैं। ठीक सर, एक फैन ही बंद कर देंगे, चलिए ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज की बात करते हैं हिंदी की। कल मैंने कहा था भाषा, ठीक है, कल मैंने लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था हिंदी की भाषा। ठीक, अगर बात की जाए कि भाषा शब्द कहां से लिया गया है, हमने कहा था कि भाषा शब्द कहां से लिया गया था, शब्द कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो हमने ये कहा था बेटा कि जो हम लोग भाषा बोलते हैं कि भाषा शब्द कहां से लिया गया है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो भाषा शब्द है ये संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। आपसे कोई पूछता है कि भाषा शब्द है कहां से लिया गया है, तो हम लोग बताएंगे बेटा कि संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। अब आपसे पूछा जाए भाषा कितने प्रकार की होती है, भाई कम्युनिकेशन की बात अगर हम लोग करते हैं कि भाषा कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन आता है भाषा कितने प्रकार की होती है, तो आपसे पूछा जाए कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहां से पूछा जाएगा कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो हमारा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भैया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अगर भाई सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को बताना चाहते हैं, अगर किसी को आप समझाना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हैं, कोई मैटर समझाना चाहते हैं, या किसी से आप बात करना चाहते हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। या फिर उसको हम क्या करें, सांकेतिक भाषा में समझाएं, या उसे हम बच्चों सांकेतिक भाषा में समझा दें। ठीक है, सांकेतिक भाषा में बता दें, या हम लिखित भाषा में समझा दें उसको,
लिखित भाषा में समझा दें, या फिर हम क्या कर दें कि हम मौखिक में बात कर लें। या हम उसे क्या कर दें, मौखिक में उसको समझा दें। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा 3 प्रकार की। एक सांकेतिक भाषा, हम किसी से बात कर लें, नॉर्मल बात करते हैं, ठीक है, और हम उसे इशारे में बता देते हैं, तो क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा बता दिया। मौखिक भाषा, हम उसे मुंह से बोल के बता दें, या लिखित भाषा हम उसको लिख के दे दें, अपनी भाषा को लिखित में बता दें, तो भी क्या हो गया, हमारी भाषा क्लिक हो गई। अब आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा की मूल इकाई क्या है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया भाषा की मूल इकाई बताओ, तो यहां से क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट कि भाषा की मूल इकाई बताओ। मूल इकाई, तो हम बताएंगे वर्ण। क्या होती है बेटा, वर्ण होता है। भाषा की जो मूल इकाई होती है वो वर्ण होती है। ठीक है, यानी कि एक एक वर्ण जोड़ करके हम कोई ना कोई शब्द बनाते हैं, और शब्द क्या होता है, शब्दों को मिलकर के क्या बनती है, हमारा भाषा बनती है। ठीक, भाषा मैं बता चुका हूं कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हिंदी क्या है या शुद्ध भाषा क्या है, तो खड़ी बोली या मानक भाषा, जिसको हम मान लेते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो जिस भाषा में चलेगा, ठीक, वही हमारी क्या हो जाएगी, मानक भाषा, और उसी मानक भाषा को हम खड़ी बोली भी कह देते हैं। ठीक है, वर्ण। अब बात आती है कि वर्ण, वर्ण क्या होते हैं। आपसे परिभाषा पूछी जाए कि वर्ण क्या होते हैं, तो जब बात आएगी वर्ण की, तो बेटा हम वर्ण को परिभाषित अगर करते हैं कि वर्ण की परिभाषा, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये बताओ कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है, वर्ण की परिभाषा, अगर कोई पूछता है आपसे वर्ण की परिभाषा बताओ, तो भैया ये कहेंगे कि वे वर्ण जिनके और खंड ना किए जा सकें, या जो किसी के सहयोग से ना मिलकर बने हो, या अखंडित ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। सिंपल हम ये बता सकते हैं कि वे जो अखंडित ध्वनि होते हैं, जिनके और खंड ना किए जा सकें, जिनके और खंड ना किए जा सके, खंड ना किए जा सकें, जिनके और खंड ना किए जा सके उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब क्वेश्चन बनेगा, जिनके और खंड ना किए जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण के प्रकार, वर्ण के अगर आपसे पूछा जाए वर्ण के प्रकार, तो हम भैया ये कहेंगे कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो वर्ण बेटा यहां 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। पहला क्या होता है, स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। अब बात आती है, अब यहां से हमारी स्टार्ट होगी हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे स्वर क्या होते हैं, उसके बाद व्यंजन क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मैंने बताया कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम ये बताएंगे कि वर्ण जो है भैया 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इतना समझ में आ गया बेटा, ठीक, चलिए। अरे सर, आगे आगे बढ़ नहीं बढ़ना।
चलिए हम बात करते हैं वर्ड, ठीक है। तो देखो हमने कहा वर्ड दो प्रकार के होते हैं, वर्ड दो प्रकार के होते हैं। पहला हमने कहा स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहला होता है स्वर, दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। अब बात आती है स्वर। अब आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है या स्वर क्या होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं स्वर क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया स्वर क्या होते हैं, हम बात करेंगे कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में, अगर आपसे पूछा जाता है स्वर क्या होते हैं, तो हम यहां ये कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कोई रुकावट नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो किसी की सहायता से नहीं बने होते वर्ण, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया स्वर वर्ण क्या होते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कोई रुकावट नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक। अच्छा, बात आती है कि जिनमें कोई रुकावट नहीं, स्वर वर्ण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, ठीक। बात आती है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो देखो बेटा, अगर आपसे कोई पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे भैया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। अच्छा, कौन कौन सी होते हैं, अभी तक है क्या कि इसमें बड़ा हिंदी में वर्णमालाओं में और इस सर्व वर्णमाला में बड़ा फौज फौज हो गया। हम लोग पुरानी किताबें पढ़ते हैं, बच्चों की जो किताबें पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 मानी गई, ठीक है। जिनमें क्या है कि अंग आ को क्या कर दिया हमने, अंग आ को अब इंक्लूड नहीं करते। अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 13, ठीक। अच्छा, अगर बात की जाए कि कौन कौन से, तो हम यहां पर कहेंगे सबसे पहला हमारा छोटा आ होता है बेटा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा जो है बड़ा आ होता है। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं छोटी ई की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तो बड़ी ई की बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर बात करते हैं तो हम री से ऋषि की बात करते हैं, ठीक है। हम इसके बाद जब बात करते हैं तो री से ऋषि की बात करते हैं। अच्छा, इसके जब बात करते हैं तो छोटा ऊ की बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे तो हम बड़े ऊ की बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे तो हम ए से एड़ी की बात करेंगे। इसके बाद करेंगे तो हम ऐ से ऐनक की बात करेंगे। अच्छा, इसके आगे बात करते हैं तो ओ से ओखली की बात करते हैं। और आगे बात करते हैं तो हम लोग औ से औरत की बात करते हैं, ठीक है। औ से औरत की बात करते हैं, यानी कि गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7 8 9 10 11। यहां पर हमने 2 वर्ड छोड़ दिए। कौन से छोड़ दिए, यहां पर 1 2 वर्ड हमने छोड़ दिए। इसकी बात आती है अंग की और आहा की, अंग की और आहा की, ठीक। ये अनुस्वार है
अंग, और आहा क्या है, विसर्ग युक्त है। ये ना स्वर में आता है ना व्यंजन में आते हैं। अगर इनकी बात करते हैं कि अंग और आहा की बात करते हैं, तो बेटा इसकी जब बात करेंगे दोस्तों, तो ये ना स्वर में है, ना स्वर में है, ना स्वर में, और ना ये व्यंजन में। ठीक है, ना ये स्वर में है और ना व्यंजन में है। इसलिए अब बात आती है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम क्या बताएंगे, 11। अब बात आ जाए कि उच्चारण के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पॉइंट पूछता है कि भैया ये बताओ कि, नेक्स्ट आपसे पॉइंट ये पूछेगा, कहेगा ये बताओ कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। आपसे पूछेगा कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बताओ। तो हम क्या बताएंगे, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, तो हम इसकी संख्या 10 बताते हैं। इसकी संख्या 10 बताते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा स्वर जो छूट गया। देखो वो ऐसा है दोस्तों कि जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो ये हमारा री है, ठीक है, री को समानता उच्चारण में हम री नहीं बोलते, रा बोल देते हैं। जब लेकिन लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं तो इसको लिख देते हैं। अच्छा, उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या 10 हो गई। अच्छा, अगर नेक्स्ट पूछे कि लेखन के आधार पर, क्या कहे, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या बताओ। अच्छा, जब आपसे ये पूछे कि भैया लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या बताओ, ठीक है, तो हम 11 बताएंगे। कितने बताएंगे, 11 बताएंगे। क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं बच्चों दोस्तों, तो हम इस रा को भी लिखेंगे। आपसे कोई कहता है ऋषभ, तो हम इस रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अच्छा, जब वैसे जब नॉर्मल बोलेंगे तो हम लोग केवल रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भैया देखो ऐसा है दोस्तों कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा आराम से, जिनको कुछ भी नहीं आता है उनको भी आ जाएगा। ठीक है, और मैं बार बार कहता हूं कि टीचर कोई भी पढ़ाए, गलत पढ़ाए सही पढ़ाए, जो पढ़ाए, अगर आप किसी भी एग्जाम देने के इच्छुक हैं और कुछ जानना चाहते हो तो भैया कॉपी पेन लेकर के बैठो और उसको नोट करो। नोट करने से क्या होगा कि आज पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ पाए तो कल पढ़ेंगे, और जब आवश्यकता लगेगी तब पढ़ेंगे। तो इतना हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। एक बार क्लास के लास्ट में इसको हम रिवीजन जरूर करवा देंगे, परेशानी होने का नहीं। ठीक, चलिए बात आ गई, हमने ये बता ली, हमने जान लिया कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मैंने बताई 11 है। हमने अंग आह को नहीं लिया, ये कैसे हैं, विसर्ग युक्त और अनुस्वार हैं। ठीक, अच्छा, उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या 10 है। लेखन के आधार पर इनकी संख्या कितनी है, लेखन के आधार पर इनकी संख्या 11 है। आगे बात करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि भैया स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जब बात करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, तो हम ये बताएंगे कि स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। हम ये बताएंगे स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, हम ये बताएंगे कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार में कौन कौन सा प्रकार होता है, तो हम सबसे पहली बात करेंगे बेटा
सबसे पहला जो बात करेंगे, हम बात करेंगे लघु स्वर की, लघु स्वर, ठीक। इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं, या हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ठीक। लघु स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर। अब लघु स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, या एक और बढ़ा लें, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। अब आपसे पूछा जाए लघु स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, ये जो मैंने बात कही इसका विश्लेषण कैसे समझे? इसको हम कैसे कहें ये लघु स्वर है, इसको कैसे कहें ये ह्रस्व स्वर है? अगर कोई आपको इसकी परिभाषा लिख के दे दे, आपके एग्जाम में इसकी परिभाषा लिख के आ जाए, तो हम कौन कैसे समझेंगे कि यही लघु स्वर है? अब इनकी संख्या हम लिख देते हैं। इनकी संख्या बेटा होती है, छोटा आ हमारा होता है, और छोटी ई होती है हमारी, और छोटा ऊ होता है, और हमारा जो है ऋषि होता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे, इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। अब बात आ जाए इसकी परिभाषा की बात, देखो एक एक पॉइंट समझेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल विश्लेषण से पढ़ेंगे, और छोटी छोटी बात को हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक। जिससे क्या होगा कि हमें तकलीफ नहीं हो। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दे, आपको क्वेश्चन करके आना भैया, छोड़ के नहीं आना है, ठीक। इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल, अच्छा, नोट्स बनाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना। नोट्स बनाने में कभी कंजूसी ना करो, क्योंकि जब ज्यादा नोट्स बनेंगे उतना दिमाग में क्या होगा, स्टोर होगा। अगर हमारे पास नोट्स नहीं अच्छे बने हैं तो स्टोर क्या होगा, ठीक। चलिए, बात आती है कि लघु स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर। तो इसकी जब परिभाषा की हम लोग बात करेंगे, तो हम यहां पर ये कहेंगे कि वे स्वरवर्ण जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे या अल्प मात्रा का समय लगे, ठीक, उसे क्या कह देते हैं हम? मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अल्प मात्र का समय लगता है, अल्प मात्र का समय लगता है, अल्प मात्रा का समय लगता है, या एक मात्रा का समय लगता है, या एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? लघु स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आगे बात आती है कि दूसरे नंबर की, ठीक, आगे बात आती है दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर की क्या बात होगी? ये लघु स्वर हो गया। इसके बाद आती है दीर्घ स्वर, ठीक। दीर्घ स्वर या इसी कहते हैं द्वि, या इसी को हम कहते हैं द्वि मात्रिक स्वर, ठीक। लघु स्वर, सॉरी, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, ठीक। अच्छा, जब इसकी परिभाषा की बात आएगी तो हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? हम लोग इसकी क्या कहेंगे कि जब इसकी परिभाषा की बात आएगी तो हम लोग ये कहेंगे कि वे स्वरवर्ण जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक या एक मात्रिक से अधिक, ठीक है, या लघु स्वर से अधिक समय लगता है,
या दो मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात आएगी तो हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा इनकी संख्या कितनी होती है, तो हम लोग यहां लिखेंगे कि वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने में, उच्चारण करने में लघु स्वर से अधिक, लघु स्वर से अधिक, ठीक, लघु स्वर से अधिक या मूल स्वर से अधिक या एक मात्रा से अधिक, लघु स्वर से अधिक या या दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है, अगर बात की जाए इनकी संख्या कितनी होती है तो हम लोग लिख लेंगे कि इनकी संख्या भैया देखो बड़ा होता है हमारा, ठीक है, अच्छा बड़ी ई होती है हमारी, ठीक है, बड़ा ऊ होता है हमारा, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे तो हमारा ए से एड़ी होता है, ऐ से ऐनक होता है, ओ से उखली होता है और औ से औरत होता है। अब बात आएगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। आपसे पूछे कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है तो हम लोग क्या कहोगे कि भैया दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वर की संख्या है 7, ठीक है, 4 3 7, कितनी स्वर है, 7। अब बात आती है कि दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब जब बात आती है कि भैया जो हमारा दीर्घ स्वर है ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो हम क्या बताएंगे भैया 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जब बात आती है दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले जब बात करेंगे तो हम कहेंगे सबसे पहला जो होता है भैया, सबसे पहला होता है मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, ठीक है। अब बात आ जाएगी मूल दीर्घ स्वर, और सेकंड जो होता है वो होता है संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त सेकंड क्या होता है, संयुक्त दीर्घ स्वर। आपसे पूछा जाए मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर की बात आ जाए तो ये कौन से होते हैं, हम लोग यहां बात करेंगे, हम लोग यहां कहेंगे भैया कि 2 मूलों से बने, जो मूल
दो मूल स्वरों से बने दीर्घ स्वर को मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हमने कहा यहां पर कि दो मूल स्वरों से बना जो दीर्घ स्वर होता है वो क्या होता है, मूल दीर्घ स्वर होता है। अब आपको देखिए समझिएगा कि हम कहेंगे दो समान मूल स्वरों, जैसे कि देखो हमने कहा कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो यहां पर कहेंगे बड़ा आ जो होता है हमारा, ये कैसा होता है, मूल दीर्घ स्वर होता है। ठीक, अच्छा आगे अगर बात करते हैं तो हमारा बड़ी ई होती है बेटा, ठीक है, जो बड़ी ई होती है, जो होता है हमारा बड़ी ई होती है, ये भी क्या होती है, मूल दीर्घ स्वर होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारा जो बड़ा ऊ होता है, ठीक है, ये भी कैसा होता है, मूल दीर्घ स्वर होता है। अब कैसे होता है इसको समझिए। देखिए अगर जो हमारा आ है, ठीक है, यहां पर हमने छोटा आ मिलाया और एक छोटा आ और, देखो ये समान स्वर है, ठीक है, क्या है, समान स्वर है, और समान से ही ये हमारा क्या बना है, दूसरा स्वर बना है। तो समान स्वर से मिलकर क्या बना, हमारा बड़ा बन गया। अच्छा जब समान से बना तो हमारा कैसा हो गया, मूल दीर्घ स्वर हो गया। अब अगर ई की बात करते हैं तो जब ई की बात करेंगे तो देखो यहां पर हमारा जो छोटी ई मिलकर, छोटी और प्लस छोटी बराबर हमारा क्या हो गया, बड़ी। तो देखो यहां पर हम क्या देखेंगे कि दो समान स्वर मिले, यहां पर भी हमारा क्या हुआ, दो समान स्वर मिले। जहां पर दो समान स्वर मिले और उसी के रूप का ही दूसरा हमारा स्वर तैयार हुआ और बड़ा तैयार हुआ, उसको क्या कह दिया हमने, मूल दीर्घ स्वर। ठीक है, अच्छा जब ऊ की बात करते हैं तो ऊ में हमारा क्या बन जाता है, छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ बराबर हमारा क्या बन गया, बड़ा ऊ। ठीक, अब इनकी संख्या कितनी हो गई, तीन हो गई, इनकी संख्या तीन हो गई और ये हमारे क्या हो गए, मूल दीर्घ स्वर। अब बात आ जाए संयुक्त दीर्घ स्वर की। ठीक, अब बात आ जाए संयुक्त दीर्घ स्वर की। ठीक, कमेंट्स नहीं आ रहे लगता है। चलिए अगर बात आती है कि संयुक्त दीर्घ स्वर की बात आती है तो देखो जब यहां पे लिखा है संयुक्त दीर्घ स्वर, ठीक है, क्या लिखा है, संयुक्त दीर्घ स्वर, तो हम यहां बात करेंगे कि दो दो असमान दो असमान स्वरों के मिलने से, दो असमान स्वरों के मिलने से जिस दीर्घ स्वर की, जिस दीर्घ स्वर जिस दीर्घ स्वर का, या की कर लो, निर्माण होता है उसे हम संयुक्त दीर्घ कहते हैं। उसे अब कह दो इनकी संख्या कितनी है, तो देखो इनकी संख्या हमारा हो जाएगा, इनकी संख्या बेटा ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली और जो है औ से औरत। अब इसको हम लोग समझेंगे कि इसको हमने संयुक्त दीर्घ क्यों कहा। जैसे देखो हमारा ए से एड़ी है, ठीक है, जब ए से एड़ी है तो यहां पर हम सबसे पहले क्या मिलाएंगे, हम छोटे आ को मिलाएंगे और हमने ई को मिलाया। किसको मिलाया, छोटे आ और हमने छोटी ई को मिलाया, तो हमारा क्या बन गया, तो हमारा बेटा
ए से एड़ी बन गया, ठीक। अच्छा, अगर हमने इस ए से एड़ी को इधर ले आओ, इधर छोटा आ मिलाएंगे और इधर हमने ए मिला दिया, तो हमारा ये बन जाएगा, ऐसे ऐनक बन जाएगा, ठीक। अच्छा, आगे बात करते हैं। अगर हमने छोटा आ को मिलाया और हमने इधर छोटे ऊ को मिला दिया, तो हमारा बन जाएगा ओ से उखली, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर ओ को इधर ले आएंगे, छोटा आ और ओ, इसको हम इधर ले आए, तब क्या बनेगा, हमारा ओ बन जाएगा, ठीक। क्या बन जाएगा, हमारा ओ बन जाएगा। देखो यहां पर हमें, यहीं पर ये जो वर्ड हैं, ये वाले वर्ड, यही हमारे आगे जब हम लोग संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो ये संधि विच्छेद में काम आते, ठीक है। जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो हमारी स्वर संधि पढ़ेंगे, तो स्वर संधि में हमारे काम आए, ठीक है। इसलिए इनको नोट करते चलिएगा, ठीक। आगे बात आ गई, हमने मूल स्वर बताया, संयुक्त स्वर बताया, ठीक। ठीक, आगे बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं। जो तीसरा नंबर स्वर था हमारा, वो प्लुत स्वर था। कौन था, प्लुत स्वर, ठीक। हमने कहा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर की बात आती है तो सिंपल बात, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो इसमें हमारी परिभाषा क्या बनेगी, हम कहेंगे वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उसको क्या कहते हैं, हम प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि 3 मात्रा का समय लगता है, जहां हमें 3 मात्रा का समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर लिखनी है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने में, उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से अधिक समय, अधिक समय या 3 मात्रा का समय लगता है, या 3 मात्रा का समय लगता है, लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कहते हैं। अब बात आ जाए उसे प्लुत स्वर कहते हैं, अब ये होते कैसे हैं, इनका प्रयोग कहां किया जाता है, ये बोले कैसे जाते हैं, ये बोले कैसे, इनकी संख्या कितनी। देखो भैया ऐसा है, अगर हम बात करते हैं प्लुत स्वर, हमने क्या कहा, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है या 3 मात्रा का समय लगता है, या हम किसकी बात करते हैं, या हम कह दें यहां पर 3 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। अच्छा, अब देखो दीर्घ स्वर 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, यानी बहुवचन हो गया, ठीक है। तो अच्छा, इसका प्रयोग हम लोग समान बातचीत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग कहां करेंगे, इसका हम लोग करेंगे नाटक एकांकी में, किसी को पुकारने में। जैसे हम कह दें कि हम लोग हवन करते हैं या किसी को बुलाते हैं, या हम कोई गाने का रियाज करते हैं, जैसे हमने कहा ओम, सबसे पहले तो ये समझ लो ओम, डेट हम कहते हैं ओम। इसके साथ अगर यहां भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लुत स्वर उनको भी कह सकते हैं। जैसे हमने कहा सा, सा, हमने कहा रे, रे, हमने कहा गा, गा, हमने कहा मा, मा,
सा रे गा मा पा। तो यानी समझ में आ रहा होगा, यानी हम इसका समान बातचीत प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन इसका नाटक एकांकी में करते हैं। जैसे हमने कहा ओम, माँ के बाद हमने कहा ओ में ही मात्रा लगाते चले गए, हमने कहा सा, हमने कहा रे, हमने कहा गा, हमने कहा मा, पा धा नी सा। तो यहां क्या हो जाएंगे, ये प्लस स्वर हो जाएंगे। ठीक, अब देखो सिंपल सी बात है, 3 मात्रा का समय लगा, क्या हो गया, प्लस स्वर हो गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर बात कीजिए हमारे यहाँ स्वर क्या हो गए, खत्म हो गए, कितने प्रकार के थे, ये हो गए। अब बात करेंगे कि हम स्वरों का उच्चारण कितनी प्रकार से करते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान की बात करेंगे कि इनका उच्चारण कहां से होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक, बात आती है स्वरों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, ठीक, बात आती है स्वरों का उच्चारण। देखो हम लोग जब बात करेंगे स्वरों का उच्चारण, तो हम लोग स्वरों का उच्चारण 3 प्रकार से करते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से करते हैं, इनका उच्चारण स्थान हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। 3 प्रकार से करते हैं। सबसे पहले की बात करेंगे, सबसे पहला हम लोग जीव के आधार पर, जीव के आधार पर। दूसरे की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे मुख के आधार पर। मुख के आधार पर। ठीक, तीसरी बात करेंगे आधार पर। ठीक, अब इसका क्या पूछा जाए, उच्चारण स्थान। तो इसका उच्चारण हम कितने प्रकार से करेंगे, इसका उच्चारण हम करेंगे 3 प्रकार से। सबसे पहला किसके करेंगे, जीभ के आधार पर करेंगे, फिर दूसरा हम मुख के आधार पर करेंगे, और तीसरा हम क्या करेंगे, ओठों के आधार पर करेंगे। अब बात आ जाए कि जीभ के आधार पर, तो जीभ के आधार फिर से हम 3 प्रकार से करेंगे। ठीक है, जीभ के आधार पर जब बात आएगी फिर से हम 3 प्रकार से करेंगे, 1, 2 और 3। यानी कि जब इसकी बात करेंगे तो सबसे पहला हम बात करेंगे अग्र जीभ स्वर, अग्र जीभ स्वर या अग्र जिह्वा स्वर भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे तो हम कहेंगे मध्य जीभ स्वर। जब हम तीसरे की बात करते हैं पश्च जीभ स्वर की बात करते हैं। ठीक, अब इसका मतलब समझो, हम कहेंगे अग्र जिह्वा स्वर, मध्य जिह्वा स्वर और पश्च जिह्वा स्वर। हम यहां बात करेंगे कि वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे जीभ के आगे के हिस्से का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, अग्र जिह्वा स्वर। यहां बात करेंगे मध्य जिह्वा स्वर में वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे जीभ के मध्य के हिस्से का प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्य जिह्वा स्वर कहते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं पश्च जिह्वा स्वर की। जब बात करेंगे तो वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारे जीभ के पीछे के हिस्से का प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पश्च जिह्वा स्वर कहते हैं। ठीक, आगे आता है मुख विवर के आधार पर, या मुख के आधार पर कह दो, या मुख विवर के आधार पर कह दो। तो हम यहां बात करेंगे तो यहां हम 4 प्रकार से करते हैं, 1, 2, 3 और 4 प्रकार से करते हैं। ठीक, अच्छा, सबसे पहला क्या होता है, मुख विवर के आधार पर हम 4 प्रकार से करेंगे। सबसे पहला होता है वी ब्रज स्वर, वी ब्रज स्वर। ठीक है, उसके बाद आता है
अर्ध दीर्घ स्वर, ठीक। तीसरा आता है समृद्ध स्वर, और चौथा आता है अर्ध समृद्ध स्वर, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि होठों के आधार पर, जब हम लोग होठों के आधार पर बात करते हैं तो इसको हम दो प्रकार से करते हैं, ठीक है। कितने प्रकार से? दो प्रकार, एक और दो, यानी कि व्रतमुखी स्वर। अच्छा, इसको समझ लीजिए। अगर कोई आपसे कहता है कि भैया विव्रत स्वर क्या होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारा मुख द्वार पूरा खुल जाए, यानी बड़ा खुल जाए। जहां बड़ा खुल जाएगा उसको क्या कहेंगे? वी। वी माने बड़ा, ठीक है। वी माने बड़ा, ठीक। व्रत यानी गोला, व्रत यानी गोला, ऐसा स्वर जिसको उच्चारण करने में हमारा मुंह कैसा हो जाए? बड़ा हो जाए, ठीक। आगे बात करते हैं अर्ध विवृत स्वर। तो अब अर्ध की बात करेंगे तो यानी खुल के बड़ा, खुल के बंद हो, खुल के आधा हो, ठीक है। अच्छा, समृद्ध स्वर जिसमें हमारा मुख द्वार थोड़ा खुले। अर्ध समृद्ध बात करेंगे, इसमें हमारा बंद से थोड़ा खुले, ठीक। आगे बात करते हैं होठों के आधार पर। जब हम लोग होठों के आधार पर बात करेंगे तो इसमें आएगा हमारा, एक आएगा व्रतमुखी स्वर, इसमें आएगा व्रत मुखी स्वर, एक आएगा आवृत मुखी स्वर, यानी कि वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारा जो ओठ है ये कैसा हो जाए? गोल हो जाए। जहां गोल हो जाएंगे वहां पर क्या होगा? व्रतमुखी स्वर होगा। और जहां गोल ना हो वो क्या होगा? आवृतमुखी स्वर होगा, ठीक। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? अभी इसका मतलब आगे पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले वर्डों को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग आगे बात कर, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो अगर सबसे पहली क्लास में देख लें, चलो, ठीक। तो बच्चों देखो, हिंदी पढ़ने के लिए आप करना क्या है? संधान एडुकॉम को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब के साथ साथ अगर आपको जो इसमें क्वेरीज हैं, जो आपको कुछ पूछना है, तो आप हमें इस चैनल पे कमेंट करें, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। और प्रयास इतना करेंगे कि आपकी कोई भी क्वेरी जो है वो रहे ना, ठीक है। तो जहां तक हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि आपको एक एक प्रॉब्लम से हम क्या करें? निजात पाएं। और हम हिंदी का एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, एक एक पॉइंट को विस्तृत तरीके से बताएंगे। आज मैंने यहां बताया, कल हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, इसके अंतर्गत आने वाले वर्डों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और जो भी आपको पूछना है कमेंट कर सकते हैं, ठीक। आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करें अगर पढ़ना है तो, ठीक है। चलिए, बाय बाय।